हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर है 12th। चैप्टर 12 कौन सा आपका? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, और ये आपका कंप्लीट चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस चैप्टर को समझने से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज आपका हम जो है छोटे होते भी करते रहे हैं। कैसे कि एक कोम के साथ ड्राई हेयर को जैसे रब करते हैं तो उसके साथ वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो क्या है आपका चार्ज की वजह से। दूसरा, कोई अगर हम एक बैलून ले गए, बैलून को ऐसे रब करते हैं तो किसी पीस के साथ वो अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे वॉल्स के वगैरह के ऊपर हम इसको अट्रैक्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? हमारे पास दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक अपने पास नेगेटिव चार्ज। ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। सेम चार्जेस, अगर हम बात करें सेम चार्जेस, मतलब एक बॉडी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर भी है पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस। क्लियर? पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों के ऊपर क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज, तो ये अपोजिट चार्जेस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव पहली बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास कि सेम चार्जेस या सिमिलर चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज को लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, यहाँ पे क्यू यूज करते हैं, या इसको कैपिटल क्यू से भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल। चार्जेस क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास टू टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव। अभी हम इसके अंदर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्मूला। अभी देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्मूला दिया गया, Q इज इक्वल टू एन ई। क्या बोलते हैं इसको? Q इज इक्वल टू एन ई मीन्स टोटल चार्ज। क्या होता है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू, या टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q इज इक्वल टू एन ई, या कई बार यहाँ लिखा जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा गया? क्योंकि चार्ज के टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और एक अपने पास नेगेटिव भी हो सकता है। एन ई, ई क्या है यहाँ पे? ये ई है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ठीक है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू सी। ये सी क्या है? ये सी है कूलम। क्या है? कूलम। कूलम्स लो आप अभी करेंगे, ये कूलम की वैल्यू होती है, अभी करेंगे। तो ये कूलम क्या है? ठीक है, ये सी का मतलब क्या है? कूलम। क्लियर? कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? ये चार्ज का आपका यूनिट है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल लिखा हो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, किसकी? चार्ज की। अभी तक हमने किया है चार्ज क्या होता है। चार्ज के दो टाइप किए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और चार्ज का सिंबल क्या है हमारे पास? Q, और इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखनी है, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज में बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट पे। इस पे बात कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट पे। क्लियर? क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में होगा तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले हम ही करते हैं, अभी हम जो करेंगे वो क्या करेंगे? पहले चार्ज एट रेस्ट में। सबसे पहले देखो, चार्ज एट रेस्ट मीन्स ये आपके पास एक चार्ज है। क्लियर? अब ये चार्ज क्या है? मान लो इसकी कैपेसिटी है कुछ वैल्यू, तो ये चार्ज क्या करेगा? कुछ ना कुछ दूसरे चार्ज को या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो किसी को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे चेक करेंगे? इसके लिए देखो, ये आपके पास एक चार्ज है, इसको मान लिया कैपिटल Q। ठीक है, इस कैपिटल Q को क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज।
मतलब यहाँ से हमें चार्ज मिल रहा है। क्लियर। तो इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक क्यू नोट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज भी लिखा होता है, या इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। मतलब ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, इतना स्मॉल ताकि वो इसको डिस्टर्ब ना करे, इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। फील्ड क्या होता है, देखो अभी मैंने क्या किया, इसको चार्ज को लिया, यहाँ से धीरे धीरे आया, अभी देखा कि कुछ पॉइंट या कुछ डिस्टेंस पे जाके इसने क्या किया, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। क्लियर। तो यह अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। फिर दूसरी बार एक और ले गया ऐसे पॉइंट, तो ऐसे पॉइंट लगाते रहे। पॉइंट लगाने के बाद में हमने इसके अराउंड एक बाउंड्री ड्रा कर दी। क्या ड्रा कर दी, बाउंड्री। मतलब ये यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। इस बाउंड्री के अंदर वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा दूसरे चार्ज को। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, द बाउंड्री, ये भी मैंने बताया था बाउंड्री है। ये बाउंड्री किसके अराउंड, चार्ज की। बाउंड्री भी बोल सकते हो इसको, रीजन भी बोल सकते हो, स्पेस भी बोल सकते हो, कोई एक वर्ड यूज करना है आपने। द बाउंड्री, रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, here in which its influence can be felt by a test charge। देखो इसका मतलब क्या है कि भी आपने बाउंड्री बनानी है किसके अराउंड, चार्ज के अराउंड। इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इसका प्रभाव, मतलब इसकी इफेक्ट कहाँ तक है महसूस किया जा सकता है बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की हेल्प से इसका इफेक्ट को कहाँ तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। वो बाउंड्री को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्लियर। अभी देखो एक पॉइंट और कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एट रेस्ट पे बात हो रही है, चार्ज मोशन में नहीं है। अभी ये आपका टेस्ट चार्ज है। अभी देखो एक चीज और, एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहां से मैंने क्या किया, क्यू नोट को यहां से लेके आया ऐसे। क्लियर। अभी देखो ये मैंने मान लिया कि ये बाउंड्री है आपकी ए से लेके बी तक है। कहां से लेके, ए से लेके बी तक आपकी एक बाउंड्री है जहां तक ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। मीन्स इसकी कैपेसिटी कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक। क्लियर। ये जो कैपेसिटी होती है, इसी कैपेसिटी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता। ठीक है, क्षमता मतलब हिंदी में, या इसकी कैपेसिटी कहां तक है। तो हमने क्या किया, इस क्यू नोट को लेके चले। अब क्यू नोट कहाँ से, देखो ये बाउंड्री, अब मैं क्यू नोट को यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, दूर भी ले सकता हूँ। मतलब इसका कोई फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं। तो इसका फिक्स डिस्टेंस नहीं है तो हम इसको मान के चलते हैं इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से लगा और कहाँ पे आके रुक गया, हमारा काम कहाँ तक था, क्यू नोट को लेके आने का काम कहाँ तक था, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट कौन सा है, हमारा बी पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को डिनोट किया गया वी के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट किया गया, वी से। और पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक है हमारा, ए से लेके बी तक। और किया क्या हमने, चार्ज को लेके आए, कुछ ना कुछ वर्क किया। तो वर्क किसके ऊपर किया हमने, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो ये जो फॉर्मूला आ गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज, स्मॉल चार्ज। क्लियर। तो ये क्या आ गया, वर्क बाय चार्ज। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने किया है, चार्ज के टू टाइप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अगर हम देखें डेली लाइफ में, पोटेंशियल नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसको वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 से 240 वोल्टेज बोलते हैं। पर बात वही है, यहाँ हम क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको डिनोट करना है V से। V इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्लियर। अब देखो इसके यूनिट क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, V के यूनिट है वोल्ट। हम बोलते हैं 220 वोल्ट। वोल्ट क्या है, आपकी वोल्टेज। पर यहाँ पे वोल्टेज वर्ड यूज नहीं करना, एग्जाम में आपको वोल्टेज को नाम देना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी बात। वर्क का मतलब क्या है यहाँ पे, जूल। और चार्ज का मतलब क्या है, कूलम। ये चार्ज की यूनिट क्या है आपके, कूलम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के बाद मैं आपको कूलम से बताता हूँ, ये कूलम्स क्या था। ठीक है। तो ये क्या है आपका वोल्ट। वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। उसके बाद हम करने वाले हैं एक बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हम कभी भी पोटेंशियल मेजर नहीं करते, हम हमेशा मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम थर्मोडाइनमिक्स में या हीट में पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वो कब तक ट्रांसफर होती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। एक एग्जांपल और देखो, अगर मैंने एक कोई ट्यूब लिया, ऐसे बना ली एक ट्यूब, तो इसके अंदर एक लिक्विड फिल कर दिया और बीच में एक स्टॉपर लगा दिया। क्या कर दिया? एक स्टॉपर लगा दिया, किसी तरीके से इसको रोक लिया गया। अब ये वाटर का लेवल कर दिया यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और यहाँ कर दिया थोड़ा सा लो लेवल। अभी हमें इसको जैसे स्टॉपर को हटाऊंगा, ठीक है, स्टॉपर हटाया तो ये क्या होगा? यहाँ पानी जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो क्या करेगा? इधर से हायर लेवल से कहाँ जाएगा? लोअर लेवल में जाएगा। और ये कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कब मूव करेगा? अगर दोनों का लेवल सेम था, मान लो फॉर एग्जांपल अगर दोनों का लेवल सेम हो, फिर मैं इसको स्टॉपर को हटा दूँ, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो वो वही रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक हायर और एक हमें चाहिए लोअर। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए एक हायर वैल्यू और एक अपनी लोअर वैल्यू। तो फ्लो कब तक करेगा? जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब अगर हमारे पास ए के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वी ए माइनस वी बी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जितना वो नज़दीक होगा, उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा जितना वो ए के क्लोज होगा। तो इसका मतलब ए पे हाई माइनस लो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क बाय चार्ज। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वही वोल्ट और ये यूनिट जूल पर कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। जो हम पहले भी करने वाले थे वही टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम ही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन्होंने क्या किया? दो बॉडीज ली, एक मान ली ए बॉडी है, दूसरी बॉडी है हमारे पास बी। एक के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरी बॉडी के ऊपर है Q2, और मान लिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? हमारे पास R। इन्होंने क्या होता है? अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो रिपेल करेंगे, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो वो किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अगर अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो इन्होंने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही बात कर दी इन्होंने। अट्रैक्शन भी बात कर सकते हैं या रिपल्शन, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मतलब किसी न किसी तरीके से वो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, चाहे अट्रैक्शन में चाहे रिपल्शन में। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ये कहते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो इज डायरेक्टली proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them मीन्स देखो क्या है, क्या कहते हैं कि F जो है एक तो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के ऊपर, इसके ऊपर Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट जरूरी है कि कितना हमारे पास चार्ज है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो सिंबल होता है ये प्रोपोर्शनल का होता है। प्रोपोर्शनल दो तरीके से बोला जाता है, एक तो ये डायरेक्टली का मतलब जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इनवर्सली का मतलब जैसे 1 बाय में लिखा हो तो मतलब इनवर्स में। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये वैल्यू इंक्रीज है तो ये इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज, मतलब सेम टू सेम। इनवर्स में उल्टा होता है, अगर ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा कूलम्स लॉ। इसी ने ही जो चार्ज के यूनिट है तो वो यही है कूलम। ठीक है, तो यही था आपका कूलम लॉ। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आगे इसका +2 में आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और K आपका कूलम कांस्टेंट होता है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ तक जो आपके सिलेबस में है। अभी एक क्वेश्चन देखो क्या आता है,
एक क्वेश्चन अभी हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन पूछते हैं क्या इलेक्ट्रॉन बिगर है या कूलम बिगर है। तो कूलम कैसे निकलेगा, अगर यहाँ मेरे को 1 चाहिए तो इसको मैं यहाँ डिवाइड कर लूँगा 1.6 इंटू 10⁻19। जब इसको सोल्व किया गया तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, किसके इक्वल आ गया 1 कूलम। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद में हमें क्या मिला, क्या एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है और एक कूलम की वैल्यू ये है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। आपको क्या देखना है, 10⁻, सबसे पहले देखना 10। यहाँ है माइनस का 19 और ये है प्लस का 18, तो क्या बड़ा होगा 10⁻, प्लस का 18। तो यहाँ से क्या बड़ा होगा, कूलम इज बिगर देन इलेक्ट्रॉन। ये पूछा जाता है कि कूलम बड़ा या इलेक्ट्रॉन बड़ा, तो कूलम इज बिगर देन इलेक्ट्रॉन और हाउ मेनी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इतने टाइम्स ये बड़ा। ठीक है, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमें कंप्लीट किया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले मैं आपको ये जो अभी तक जो हमने फॉर्मूलेस किए हैं, अभी तक जो हमारे पास आए हैं, वो मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट भी करना सिर्फ फॉर्मूलाज को। एक तो हमने कूलम्स लॉ का किया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक किया। दूसरा फॉर्मूला किया हमने Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास Ne। तीसरा फॉर्मूला हमने किया था V का, V किसके इक्वल होता है, वर्क बाय चार्ज। क्लियर, ये 4 फॉर्मूले हमने किए थे। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ये बात कब की, ये जो सारे पॉइंट है वो किसकी वजह आए थे, जब हमने किया था चार्ज एट रेस्ट। ये ध्यान रखना, चार्ज एट रेस्ट, इसके अराउंड एक फील्ड बनी थी। कौन सी फील्ड थी वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मींस, इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू Q बाई डी, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। ये 5 बढ़िया प्रश्न। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मींस Q, रेट ऑफ मतलब पर यूनिट टाइम। ये था आपका करंट का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका न्यूमेरिकल 100% आता है, इस पे कम आता है, इस पे देखो। अब Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Ne, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक करंट का फॉर्मूला बनेगा Ne/T। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया I इज इक्वल टू Ne/T। अभी देखो, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। एक अभी करंट आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, Q/T। अभी हम इसके करने हैं यूनिट, क्या है, क्या है यूनिट। इसके यूनिट क्या होते हैं, करंट के यूनिट है एम्पियर। क्या यूनिट है आपके, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज। अभी चार्ज के यूनिट बताए थे आपको कूलम, और टाइम को लेना है आपने सेकंड में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, अब ये करंट के यूनिट तो आगे हैं, अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो किसी वायर के अंदर करंट है या नहीं है, हम इसको चेक कैसे करेंगे कि करंट है या नहीं। हम इसको हाथ थोड़ी ना लगाएंगे, अगर हाथ लगाएंगे तो शॉक लगेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक एमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एमीटर। देखो, एक नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से देखना, ये लिखा है मीटर। मीटर का मतलब होता है कोई ना कोई चीज वैल्यू मेजर हो रही है। और एम कहाँ से लिया गया इन्होंने, एम्पियर से, तो ये क्या बना, एमीटर। AMMETER, एमीटर। एमीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट, हम ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एमीटर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा गैल्वेनोमीटर। क्या टॉपिक है हमारा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी क्या काम करता है, ये भी आपका करंट को मेजर करता है, बट ये स्मॉल डिफ्लेक्शन को शो करता है। क्या करता है, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन को शो करता है। मतलब अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे,
और अगर लार्ज चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, एमीटर का। मैं आपको दिखा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर कैसे होता है, वोल्टमीटर कैसा होता है। क्लियर, इनमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास एमीटर। क्लियर, ये देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बीच में एमीटर की वैल्यू है। इस एमीटर में क्या है, देखो ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेके 3 एम्पियर। ठीक है, ये 0 से लेके 3 एम्पियर तक ये वैल्यू बताएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, एमीटर, और ये करंट को नोट करें। तो इसके अंदर दो आपको दिख रहे होंगे, ये स्क्रू है आपके। ठीक है, स्क्रू लगे हुए हैं, इसको ऐसे ओपन करते हैं तो यहाँ से वायर, नहीं तो एक वायर आती है, इसको ऊपर से लगा लेते हैं तो डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाता है। तो एक है पॉजिटिव एंड और एक है हमारे पास नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, एमीटर। दूसरा है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर देखो एक ध्यान से, इसके अंदर दोनों तरफ रीडिंग है, इस तरफ भी है और इस तरफ, ये बीच में है। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन शो कर देता है। अगर मतलब आपकी वायर जो है वो अपोजिट लग गई तो रीडिंग आपकी लेफ्ट साइड शो कर देगा, आपकी वायर्स अगर सही है तो वो राइट साइड शो कर देगा। तो इसका फ़ायदा यही है कि ये ख़राब नहीं होता, तो ये आपके डिफ्लेक्शन को बता देता है कि आपने वायरिंग सही की है या गलत की है। तो वही ये दोनों पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव एंड और एक आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ बीच में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। क्लियर, ये लिखा ना गैल्वोमीटर। थर्ड है हमारे पास एक और वोल्टमीटर कैसा होता है, देखिए ये है हमारे पास वोल्टमीटर। दिख रहा है, ये आपके पास V लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। ये वोल्टमीटर है आपका, ये भी 0 से लेके 3 वोल्ट तक। क्लियर स्टूडेंट, ये तीनों में डिफरेंस, एक एमीटर है, एक वोल्टमीटर है और एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वोल्टमीटर का काम क्या है, ये वोल्टमीटर का क्या काम है, इसको पोटेंशियल को, जो हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इसका यूज़ करते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट ही करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या करना है, आपको कुछ सिंबल्स करने हैं। क्या करने हैं, कुछ सिंबल्स करने हैं। पहले मैं बताता हूँ सर्किट डायग्राम होता क्या है। सर्किट डायग्राम का मतलब होता है आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने आपको वोल्टमीटर दिखाया है, एमीटर दिखाया, गैल्वेनोमीटर दिखाया, एक छोटा एलईडी बल्ब हो गया, ऐसे बल्ब यूज़ करते हैं, रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे, वो सबको एक सर्किट में लगाना, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में लगाना ताकि वो ग्लो कर सके। मान लो ये आपके पास एक बल्ब है, ये सिंबल होता है बल्ब का, ये आपका सिंबल मान लो ए का। ठीक है, ये भी मैं आपको सिंबल बताने वाला हूँ। ये सिंबल होता है बैटरी का। क्लियर, ये सारे के सारे यहाँ लगा दिए तो ये आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर दी। तो इस प्रॉपर अरेंजमेंट या इसको कंबाइन करना ताकि ये बल्ब ग्लो कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं आप, एक सर्किट डायग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट सिंबल है, देखो फर्स्ट सिंबल क्या है हम बनाने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिंबल आपके एग्जाम में एक आधा पूछा जाता है, तो कैसे बनाना है, ये आपको ऐसे बल्ब बनाना है। ठीक है, तो ये सिंबल किसका है, बल्ब का, जो ये मैंने ये बनाया था। सेकंड सिंबल जो यहाँ बना हुआ है, देखो एक सेल होता है, पहले बनाते हैं सेल। सेल का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक हमने बनानी है नेगेटिव। ये जो बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव को शो करती है और जो छोटी लाइन है वो आपकी नेगेटिव। अगर एक बनाया गया तो वो हमारा क्या है, सेल। थर्ड है बैटरी। बैटरी क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, ऐसे आप नंबर ऑफ टाइम्स बनाओगे, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, तो ये आपकी क्या बन गई, बैटरी। क्लियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पे हम कर रहे हैं एक की। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लग की। क्या बोलते हैं, प्लग की। प्लग की का सिंबल क्या है, ऐसे, ये आपका बन गया प्लग की। अगर प्लग की को क्लोज्ड करना है, ठीक है, देखो क्लोज्ड और ओपन में अभी बताने वाला हूँ, अभी दिखा देता। प्लग की ये होती है ओपन की, और क्लोज्ड के लिए कैसे बनाए, देखो क्लोज्ड के लिए सिंबल ऐसे ही बनाना है, बीच में क्या लगा दिए, एक डॉट। क्लियर, तो ये आपका है ओपन और ये है आपका क्लोज्ड। देखो की कैसे होती है, ये होती है सर्किट की की, ये है आपकी की। क्लियर, ये सर्किट में ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपकी की लगी हुई है, ये की निकल गई आपकी बाहर। अब देखोगे यहाँ पे इसके अंदर गैप होता है। अब ये सर्किट क्या हो गया आपका, ओपन हो गया, मतलब ये सर्किट अब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, मतलब बल्ब जैसे लगाया तो वो ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इसको की को ऐसे, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आपका ये जो की है, यही की आपकी ये लगेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, की है।
ये आपकी प्लग की, अब देखो 6 वायर ज्वाइनिंग, एक हमने करनी है वायर को ज्वाइन। वायर ज्वाइनिंग मतलब एक वायर ये है, दूसरी वायर और आगे ये इसके साथ जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई है तो यहाँ पे एक लगा देंगे पॉइंट। क्लियर? तो वायर क्या कर रही है, एक दूसरे को ज्वाइन। एक लिखनी है वायर विदाउट ज्वाइनिंग, अगर दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रही हैं तो क्या सिंबल बनेगा ऐसे, और दूसरी को इससे ऊपर से निकाल देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, विदाउट ज्वाइनिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आपका 8, ये आपका होगा बल्ब, सेल, बैटरी, प्लग की, क्लोज्ड, वायर और वायर विदाउट ज्वाइनिंग। अब करने वाले हैं हम रेसिस्टेंस। क्या करना है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को ऐसे जिग जैग में बनाना है, ये आपको काउंट नहीं करनी है, आप कम से कम 5, 6 से ऊपर जितनी मर्जी बना दो, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी बना सकते हो वो आपकी मर्जी है, पर ज़्यादा भी नहीं, तो यहाँ तक। तो ये आपकी क्या है, रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस को ऐसे बनाया जाता है, इसके बीच में एरो। देखो रेसिस्टेंस के 3 टाइप बनाएंगे अपन, ये मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये कैसे होता है। ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड रेसिस्टेंस। क्या होता है ये, फिक्स्ड रेसिस्टेंस। ये जो एरो का निशान है वो डिनोट करता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये जो सिंबल होता है वो किसका है, रियोस्टेट। इस रियोस्टेट का भी मतलब क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ फिक्स रेसिस्टेंस कैसा दिखता है, वेरिएबल कैसा दिखता है और रियोस्टेट कैसा होता है। फिक्स्ड रेसिस्टेंस तो बिल्कुल ये छोटा सा रेसिस्टेंस है, ये देखोगे आप। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका है रेसिस्टेंस, इसके ऊपर कलर कोडिंग होती है। क्लियर? ये कलर्स दिख रहे होंगे आपको, कलर कोडिंग होती है ऐसे। क्लियर? ये है फिक्स्ड रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू। ये एक रेसिस्टेंस बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, ये खोलोगे यहाँ पे आपकी वायरिंग लगेगी और यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई है 1 2 2 3, ये सब सीरीज़ में लगी हुई हैं। ये हम करेंगे सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है और पैरेलल में। एक की निकालोगे तो ये 1 ओम की वैल्यू देगा, फिर 2 के लिए 2 की देगा, ऐसे। ये आपका क्या है, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स। ये लिखा रेसिस्टेंस बॉक्स, और इसकी रेंज कितनी है, 1 से लेके 1000 तक। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हमारे पास है एक रियोस्टेट, ये होता है रियोस्टेट। ये भी क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू है 100 ओम तक और 1.2 एम्पियर। हमें क्या करना है, एक वायर यहाँ लगती है और एक वायर यहाँ लगती है। क्लियर? और अब इसको स्लाइड करते हैं ऐसे धीरे धीरे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से ऐसे स्लाइड करोगे धीरे धीरे तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे कुछ आपको ऑपरेटर्स दिखाएं आज, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल, बैटरी, प्लग की क्लोज्ड, वायर ज्वाइनिंग, वायर विदाउट ज्वाइनिंग, रेसिस्टेंस फिक्स्ड और ये वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट। और है हमारे पास एक एमीटर का सिंबल जिसमें बीच में सिर्फ ए लिखना है। ये जी क्या है, गैल्वेनोमीटर, वी वोल्टमीटर। तो ये आपके 13 जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं। क्लियर? ये सिंबल्स का ही हम डायरेक्ट सर्किट डायग्राम में यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 13 वाला मैं ऊपर द्वारा बना रहा हूँ, ये 13 वाला ये क्या है आपका, वोल्टमीटर। क्लियर? ये वोल्टमीटर का सिंबल भी सेम है, ये जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा था तो ये भी आपको ऐसे बना, ठीक है। ये वी किसका है, आपका वोल्टमीटर का, और यहाँ पे जी गैल्वेनोमीटर का, ए एमीटर का। ये अभी मैंने आपको सारे दिखा दिए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। हमारा जो टॉपिक स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ ने क्या डिफाइन किया, ओम्स लॉ ने एक लॉ दिया कितने में, 1826 में। 1826 में एक लॉ दिया, उसमें इन्होंने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस, या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट किया गया, आई से। वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर? या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। V क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, R। ये कांस्टेंट क्या बताया इन्होंने, R। और इस R को क्या बोलते हैं हम, रेसिस्टेंस।
क्या काम है इसका, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्लियर। सिंपली आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, और V इज इक्वल टू IR, R इज दी रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस क्या होती है, अभी मैंने आपको दिखा दी रेसिस्टेंस कौन कौन सी होती है। हमारे पास फिक्स रेसिस्टेंस, इसका सिंबल कर लिया अभी हमने। रेसिस्टेंस का कौन सा था, ऐसे जिग-जैग में बनाना है, ठीक है। ये फिक्स रेसिस्टेंस की वैल्यू है, और इसके यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो भी साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका, ओम, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस भी क्या है आपके, ओम। और ओम का सिंबल क्या दिया, ऐसे हैट बनाई। क्लियर, ये हैट वाली आपका ओम का सिंबल है। क्लियर स्टूडेंट्स। रेसिस्टेंस का काम क्या है, इसका काम है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो करने से रोकना। फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। मींस इसने अपोज किसको करना है, करंट को अपोज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, किसको अपोज करना है, किसको अपोज करना है, इसने करंट को अपोज करना है। क्लियर, तो ये करंट को अपोज कर रहा है कौन, ने बताया। क्लियर, रेसिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अगर V और I के बीच में हमें एक ग्राफ बनाना हो, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने मीनिंग अभी आपको बताया था कि डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीज, इंक्रीज है तो ये इंक्रीज, डिक्रीज है तो ये डिक्रीज। डायरेक्टली का मतलब होता है सेम। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ V और ये आपका I, ये हमारी बन गई स्लोप। क्लियर, तो ये स्लोप क्या आ रही है आपकी, स्लोप क्या डिफाइन करेगी, ये स्लोप डिफाइन करेगी आपकी रेसिस्टेंस को। ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये स्लोप क्या डिफाइन करती है हमारी रेसिस्टेंस को। कैसे, क्योंकि अगर आप इसको एक आपने मैथ में पढ़ा होगा टेन थीटा, टेन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आएगा, V अपॉन I, तो V अपॉन I क्या होता है आपका, R ही होता है, तो ये क्या बनेगा, रेसिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओम्स लॉ। इतना ही है। ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली इक्वल टू I, V इज इक्वल टू IR, I इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के यूनिट क्या है ओम, और इसका सिंबल ये है, और इसका काम क्या है, करंट को अपोज करना। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास है, एक है ओमिक सब्सटेंस और एक होते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस कौन से होंगे, आपको नाम से पता चल रहा है। ओमिक सब्सटेंस कौन से होंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। ओमिक सब्सटेंस कौन से होंगे, which obeys ओम्स लॉ। क्लियर। और नॉन ओमिक कौन से होंगे, सिंपली which does not obey ओम्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपसे पेपर में पूछ लेते हैं ओमिक कौन से और नॉन ओमिक। ओमिक का एग्जांपल पूछ लें, हमने बोलना है ऑल मेटल्स, जो मेटालिक मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं आपके ओमिक। नॉन ओमिक में क्या लिखना है, एक आपका होता है सेमीकंडक्टर। क्लियर, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ना तो वो पूरी तरह से कंडक्टर ना इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर होते हैं आपके, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। एक बात और, ओमिक के अंदर जो आपका ग्राफ बनेगा वो किसमें, ग्राफ V और I के बीच में, तो वो ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा तो ग्राफ ऑब्वियसली है कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और इसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, मीन्स नॉन लीनियर बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक क्वेश्चन आता है ऑन विच फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑन विच फैक्टर्स रेसिस्टेंस डिपेंड। मतलब रेसिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना है, एक तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है आपका एरिया, L क्या है आपका लेंथ। क्लियर, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहले इन दोनों को देखो कंबाइन किया उन्होंने, तो फार्मूला बना R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्लियर है, मैंने आपको बताया था जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान, प्रोपोर्शनल के बाद एक सिंबल यूज होता है जो होता है रो। क्या होता है, रो, रो L बाय A। इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ये इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, एक होता है रेसिस्टिविटी और दूसरा कौन सा आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मतलब इसको कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो, और इसका सिंबल क्या है, पी है, एक तरह से पी को ऐसे थोड़ा सा बेंड किया गया। क्लियर स्टूडेंट्स, या इसको, ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पी को ही रोटेट किया गया। तो ये है रो। रो क्या है आपका, रेसिस्टिविटी। इसको भी थोड़ा डिफाइन करेंगे बाद में। पहला फैक्टर कौन सा हो गया आपका, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और थर्ड डिपेंड करता है नेचर पे। किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो फोर्थ डिपेंड करता है ये टेम्परेचर के ऊपर। तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, बस ये 4 पॉइंट ये 4 लाइन में लिखोगे तो आपका 2 मार्क्स में आएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल या सब्सटेंस जो भी आप यूज कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल जो भी। फोर्थ क्या है आपका, टेम्परेचर। मेटल्स हो गया, इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, कनेक्टर जो भी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, इस रेसिस्टिविटी की। ये रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है। रेसिस्टिविटी देखो क्या, रेजिस्टेंस तो एक तरह का क्या था हमारे पास, एक इंस्ट्रूमेंट ही था मान लो, ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस थी। अब इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, क्या काम है, इसको रोकना। किसको रोकना, करंट को रोकना। तो रेसिस्टिविटी वही चीज डिफाइन करती है कि कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस टू अपोज दी, चलो मैं लिखा ही देता हूं आपको, लिख लो, कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस, कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या करेंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी के यूनिट क्या है, देखो यहां से फॉर्मूला निकालेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो A की वैल्यू ऊपर और L आ जाएगा नीचे। आपको पता होगा यहाँ 1 लगा के आप करते हो तो ये ऊपर ये नीचे, तो R इंटू ए क्या बन जाएगा, R इंटू ए बाई एल। आपको एक इजी याद करवाता हूँ, ये रेसिस्टेंस को कैसे याद रख सकते हो। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रो एल बाई ए। आप बोलो रोला, रोला बोल गया, ठीक है, रोला, रोला आप समझते हो क्या हो गया, रोला। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो की वैल्यू आर ए बाई एल। तो यहाँ से रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, हमारे रेसिस्टेंस यूनिट होता है ओम। एरिया, एरिया की यूनिट हम यूज करते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, तो इसके सिंबल क्या आएंगे, ओम मीटर। मीन्स इसके यूनिट क्या आ गया आपके रेसिस्टिविटी के, ओम मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके यूनिट ओम मीटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, उसके ऊपर आपका जो एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है कि हमने रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन करना है, सीरीज में या पैरेलल में। तो नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं उसके रेसिस्टेंस की दोनों डेरिवेशंस, और उसके हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के मेन न्यूमेरिकल्स हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।